हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और जैसा कि आपको पता होगा कि यहां पर हम इंडियन ज्योग्राफी की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें इंडियन ज्योग्राफी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम सिलसिलेवार तरीके से कवर अप करने का प्रयास कर रहे हैं। आज की इस क्लास में हम प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा भाग अर्थात सतपुड़ा माउंटेन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब इससे पहले की वीडियो में मैंने आपके साथ पूरे पेनिनसुलर इंडिया अर्थात वह भाग जो कि तीन ओर से जलखंड से घिरा हुआ है को कुछ पर्वतों और कुछ पठारों में विभाजित करने का प्रयास किया था। पश्चात इसके हमने अरावली माउंटेन के बारे में डिस्कशन किया था और पश्चात इसके आज का हमारा टॉपिक रहेगा सतपुड़ा माउंटेन को लेकर, जिसे कहा जाता है बेसिकली 7 पहाड़ियों का क्षेत्र। देखें, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि मैं चाहूं तो सभी माउंटेन्स को और सभी प्लेट्यूज को अर्थात सभी पर्वतों और सभी पठारी एरियाज को मैं एक ही वीडियो में कवर करा सकता हूं, परंतु उस वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और ये सभी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, सभी स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वे इतनी लंबी वीडियो को देख पाए। कई लोग यहां पर जॉब भी करते हैं, जॉब के साथ साथ अपनी यूपीएससी की जर्नी, अपनी स्टेट पीसीएस की जर्नी को जारी रखते हैं, तो उनके लिए पॉसिबल यही हो पाएगा कि वो छोटे छोटे वीडियोस को देखें और उन छोटे छोटे वीडियोस का नोट्स बनाएं और साथ में अपनी तैयारी को जारी रखें। तो दैट्स वाई मैं उनको भी मद्देनजर रखते हुए यहां पर अपने वीडियो की लेंथ काफी छोटी रख रहा हूं, जो सभी के लिए देखना पॉसिबल होगा। यदि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें और अपना रिस्पांस कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़कर जाएं ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, इवन इतना हो सके कि कम से कम हमें आगे वीडियो और अच्छे से बनाना है यह हमें ज्ञात हो सके। तो अपना रिस्पांस जरूर छोड़कर जाएं, यही आपका प्यार रहेगा। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब यदि मैं सतपुड़ा माउंटेन की बात करता हूं तो सतपुड़ा माउंटेन में एक बार बता देता हूं कि मैंने डायरेक्टली यहां विंध्यन माउंटेन ड्रॉ किया था और मैंने आपको प्रायद्वीपीय भारत की सीरीज में सतपुड़ा माउंटेन का एक अलग मैप बनाया था। अब यहां पर उसी मैप के अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे। उससे पूर्व सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सतपुड़ा माउंटेन हम बोलते जरूर हैं सतपुड़ा पर्वत, पर याद रखिएगा कि सतपुड़ा पर्वत वास्तविकता में कोई पर्वत है ही नहीं, ये पर्वत नहीं है। तो पर्वत नहीं है तो इसको पर्वत कहा क्यों जाता है? तो ये पर्वत की डेफिनेशन को फुलफिल जरूर करता है परंतु पूरा फुलफिल नहीं करता। यदि मैं आपसे बोलूं कि एक पर्वत की डेफिनेशन क्या होती है तो आप मुझे आंसर करेंगे कि सर ऐसा भाग जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से ज्यादा होती है, यानी कि हाइट 1000 मीटर प्लस, इसका जो शिखर होता है वह संकीर्ण होता है और साथ में इसका जो ढाल रहेगा वो पार्श्व रहेगा। दैट इज, यदि आप देखेंगे तो पार्श्व ढाल, यदि आप देखते हैं इसको तो इसका अर्थ क्या निकल के आता है? तो हम सामान्यतः इसको नाम देते हैं पर्वत का, कि यहां पर यदि एक पर्वत का मैं डायग्राम बनाऊं तो इस एरिया को आप नाम देते हैं पर्वत का। अर्थात हमने सुना है कि माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लेते हैं लोग, पर फतेह करने के बाद वापस आते हैं। कारण क्या है कि वहां पर ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हो सकता, इस एरिया में जाकर आप मानवाधिवास नहीं कर सकते हैं। क्लियर? ये शिखर संकीर्ण है, दैट इज वाई इसे कॉल किया जाता है क्या? इस एरिया को कॉल किया जाता है बेसिकली माउंटेन। अच्छा, यहां पर मैं बीच में थोड़े थोड़े इंग्लिश के टर्म यूज करता हूं, तो मेरा भी ये प्रयास रहेगा कि मैं शुद्ध हिंदी में आपसे बातचीत करूं। कारण यह है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट बिगड़ने का एक मेन कारण तो यह होता है कि वो हिंदी की वोकैब पर उतना ध्यान नहीं देते। तो मैं हिंदी की वोकैब यहां पर यूज करूंगा और मेरा प्रयास भी ये रहेगा कि आप भी मेरे साथ हिंदी की वोकैब यूज करें। कई लोगों का कमेंट आ जाता है कि इतनी अच्छी हिंदी या फिर इतनी शुद्ध हिंदी या इतनी टफ हिंदी हमें समझ में नहीं आती। तो बच्चे, यदि आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो आपको हिंदी की शुद्ध वोकैब का ज्ञान होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कारण यह है कि जिस प्रकार इंग्लिश के गूढ़ वर्ड्स का नॉलेज होता है एक इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट को, उसी प्रकार हिंदी के गूढ़ वर्ड्स का नॉलेज होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है एक हिंदी माध्यम के छात्र को। क्लियर? तो आप अपनी हिंदी को सुधारने पर ध्यान दें। तो हम यहां पर शुद्ध हिंदी में बात करने का प्रयास करेंगे, परंतु कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि प्रायः इंग्लिश में ही यूज किए जाते हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूं, परंतु यहां पर जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं हम उतनी ज्यादा हिंदी में बात करने का प्रयास करेंगे। दैट इज क्लियर? चलिए वापस से शुरू करते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि वास्तविकता में ये कोई पर्वत नहीं है
और पर्वत नहीं है तो क्या है भाई, तो ये वास्तविकता में एक कगार है। अब ये कगार किसका है, कगार का मतलब होता है किनारा, तो याद रखें कि ये एक पठार का किनारा है, एक पठार का कगार है। अब ये कगार बना कैसे, इंपॉर्टेंट बात ये है। एक बात तो ये हो गई कि भाई पर्वत नहीं है। सेकंड बात ये आएगी कि जब आप सतपुड़ा माउंटेन को देखेंगे तो सतपुड़ा माउंटेन वास्तविकता में एक भ्रंशोत्थान पर्वत का उदाहरण है। ये क्या है, तो ये एक भ्रंशोत्थान पर्वत का उदाहरण है, अर्थात इसी को कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन, इंग्लिश में इसे कॉल किया जाता है ब्लॉक माउंटेन। तो यदि बात की जाए भ्रंशोत्थान पर्वत या फिर ब्लॉक माउंटेन की, तो ये होता क्या है, जरा इसके बारे में हम नॉलेज गेन करते हैं। देखिएगा कि एक भ्रंशोत्थान पर्वत वास्तविकता में क्या होता है। तो किसी भी पर्वत का निर्माण, यानी कि चाहे वो वलित पर्वत हो, चाहे युवा वलित हो, या फिर वो एक अवशिष्ट वलित हो, या फिर प्राचीन वलित हो, उसमें उसके निर्माण की मुख्य भूमिका होती है। जैसे हमने अरावली माउंटेन को देखा था, तो अरावली माउंटेन जिसका निर्माण आर्कियन युग में हुआ था, तो ये एक प्रकार का वलित पर्वत था, परंतु वलित पर्वत में ये पर्वत की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा था। यदि सतपुड़ा माउंटेन को हम देखते हैं तो सतपुड़ा पीक की हाइट 1352 मीटर है, जो कि 1000 के आसपास ही नजर आ रही है ना। तो एक्चुअल में याद रखें कि जिस प्रकार अरावली और साथ में हिमालय पर्वत के निर्माण की एक प्रक्रिया है, ठीक उसी प्रकार इस सतपुड़ा पर्वत के निर्माण की भी एक प्रक्रिया है। अर्थात यदि मैं बात करूं कि ये भ्रंशोत्थान माउंटेन या फिर ब्लॉक माउंटेन होते क्या है, भ्रंशोत्थान पर्वत है क्या वास्तविकता में, तो जरा इसको समझने का प्रयास करिएगा। यदि मान लीजिए कोई भी एरिया है, ये कोई भी एरिया है, ऐसा नहीं, इस टाइप का बना देता हूं, ये कोई भी स्थल भाग है, कोई भी स्थल भाग का क्षेत्र आप ले लीजिए, इसमें ये 3 पार्ट्स आपने इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि इसमें आपने इसको 3 हिस्सों में विभाजित किया। और जब आपने इसको 3 हिस्सों में विभाजित किया तो आपने पाया कि यदि मान लीजिए ये बीच वाला भाग स्थिर रहे, ये बीच वाला भाग स्थिर रहे, और ये जो आजू बाजू वाले भाग हैं, यानी कि यही वाले भाग आपको नीचे अवतलित होते हुए देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि ये नीचे अवतलित हो जाए, तो इसकी नेक्स्ट कंडीशन क्या रहेगी, इसकी नेक्स्ट कंडीशन ये रहेगी कि मध्य वाले भाग स्थिर हैं और ये आजू बाजू वाले भाग नीचे अवतलित हो गए हैं। दैट इज वाई यहां पर जो माउंटेन बनेगा ना, या फिर जिस पर्वत का निर्माण होगा, उस पर्वत को आप क्या नाम देते हैं, इसे बेसिकली नाम दिया जाता है एक ब्लॉक पर्वत। और हुआ कुछ ऐसा ही है इस सतपुड़ा के साथ। और ऐसा क्यों हुआ है, तो याद रखिएगा कि सतपुड़ा के उत्तर में, यदि मैं यहां पर सतपुड़ा का मैप बनाता हूं, इसको मैं कंप्लीट करूंगा, यदि मैं यहां पर सतपुड़ा का मैप बनाता हूं तो एक्चुअल में, अच्छा इसी में वास्तविकता यह है कि सतपुड़ा के उत्तर में एक भ्रंश घाटी है, सतपुड़ा के उत्तर में एक भ्रंश घाटी दिखाई देती है, और सतपुड़ा के दक्षिण में एक अन्य भ्रंश घाटी दिखाई देती है। और ये भ्रंश घाटी किसके द्वारा निर्मित है, तो और कुछ नहीं, सतपुड़ा के उत्तर में एक भ्रंश घाटी तथा दूसरी ओर आपको दूसरी भ्रंश घाटी देखने के लिए मिलती है। और ये भ्रंश घाटी किसकी है, तो ये किसी और की नहीं, ये नदियों द्वारा निर्मित, ये नदियों द्वारा निर्मित घाटी है। अब एक ओर से निकल रही है क्या, नर्मदा नदी, और एक ओर से आपको निकलती हुई देखने के लिए मिल रही है जिसका नाम है ताप्ती नदी। अब यहां पर है ताप्ती नदी। यदि मैं इसको नॉर्थ ले लेता हूं, यानी कि उत्तरी दिशा ले लेता हूं, तो उत्तर की ओर आपको इसमें नर्मदा प्रवाहित होती हुई मिलेगी, और दक्षिण की ओर आपको यहां पर एक और रिवर मिलेगी या फिर एक और नदी मिलेगी, और इसको कहा जाता है ताप्ती नदी। ठीक, और ये दोनों ही नदियों ने अपनी घाटी का निर्माण किया, और जब घाटी का निर्माण किया तो ये आइड साइड के भाग, यानी कि उत्तर और दक्षिण के भाग गहरे हुए, और जैसे जैसे ये गहरे हुए तो मध्य वाला भाग हमको एक पर्वत के रूप में देखने के लिए मिलने लगा, और इसी को हमने क्या नाम दे दिया है, इसी को हमने सतपुड़ा पर्वत का नाम दिया है। और इसीलिए यदि आप सतपुड़ा पर्वत के शिखरों को देखते हैं तो सतपुड़ा पर्वत के शिखर बहुत ज्यादा ब्रॉडर सेंस में देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा चौड़े देखने के लिए मिलेंगे। इनका पार्श्व भले ही तीव्र हो, इनका ढाल भले ही तीव्र हो, परंतु जब आप इसका शिखर देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा विस्तृत दिखाई देता है। शिखर अर्थात मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये बहुत ज्यादा विस्तृत दिखाई देगा।
तो वास्तविकता यह है कि यह पर्वत नहीं था, यह पर्वत का निर्माण हुआ और जिस प्रक्रिया के द्वारा हुआ तो उस प्रक्रिया के कारण इसे नाम दिया जाता है क्या, भ्रंशोत्थान पर्वत। यदि मान लीजिए आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो यह पूरी की पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाती है टेलीग्राम चैनल पर। आप जाएं और टेलीग्राम चैनल पर सर्च करें ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार। मैं यहां पर नाम लिख देता हूं, ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार। तो यहां पर आपको एक चैनल मिलेगा, उस चैनल को ज्वाइन करना या ना करना यह आपकी स्वेच्छा पर है, परंतु यदि पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो आप इस चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि यहां पर इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन वीडियोस में जितना ज्यादा एंगेजमेंट रहेगा हमें उतने ही अच्छे से ज्ञात हो पाएगा कि ये वीडियो वास्तविकता में आपके लिए हेल्पफुल है और ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं। यही हमारा मोटिवेशन रहता है और इसी मोटिवेशन के थ्रू फिर हम आगे और अच्छी वीडियोस बनाने का प्रयास करते हैं। क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं वापस से, कि हम वापस आते हैं यहां पर भ्रंशोत्थान पर्वत पर। तो अब इस सतपुड़ा का अर्थ क्या होता है जरा इसके बारे में भी जान लें। तो सतपुड़ा का अर्थ यदि आप निकालेंगे तो वास्तविकता में इसका अर्थ होता है 7 पहाड़ियों वाला क्षेत्र। इसका अर्थ होता है 7 पहाड़ी वाला क्षेत्र। परंतु ये 7 पहाड़ियां आपको दिखाई कहां देती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अब इसकी 7 पहाड़ियां विद्यमान नहीं है, कालांतर में हुआ करती थी या होती होंगी, हमें बिल्कुल नहीं पता और ना ही पता लगाना है। परंतु याद रखिएगा कि इसका अर्थ होता है 7 पहाड़ियों का क्षेत्र, यानी कि कालांतर में यह बिल्कुल पॉसिबल है कि यहां पर एक वृहद संरचना की यहां 7 पहाड़ियां विद्यमान होंगी। परंतु आज वर्तमान कंडीशन में आपको 4 ही पहाड़ियां देखने के लिए मिलती हैं। और कौन सी हैं 4 पहाड़ियां, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं। यहां पर आपको 3 पहाड़ियां देखने के लिए मिलेंगी और ये 3 पहाड़ियां आपको 4 राज्यों में विस्तृत मिलती हैं। कौन कौन सी हैं ये, तो सबसे पहले आती है राजपीपला। राजपीपला के पश्चात आपको देखने के लिए मिलती है महादेव और महादेव के पश्चात मिलती है मैकल श्रेणी। यहां पर नॉट ओनली ज्योग्राफी पर्पस परंतु यहां पर हम कवर अप करने का प्रयास करेंगे इसके एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू को और साथ में अन्य तथ्यों, जितने भी तथ्यों के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है उन सभी तथ्यों के हिसाब से हम कवर अप करने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी बच्चों। अब आगे आते हैं, तो यह है हमारी राजपीपला पहाड़ी, इसको कहा जाता है राजपीपला। राजपीपला के बाद नेक्स्ट आती है यह है महादेव मध्य वाली और नेक्स्ट आती है अंतिम, इसको कहा जाता है मैकाल या मैकल श्रेणी। अब इन सभी के बारे में एक एक करके हम अध्ययन करना चालू करते हैं। उससे पहले जो यहां पर मैं नहीं लिख पाऊंगा उसको मैं यहां पर नोट डाउन कर देता हूं। यदि हम देखें तो इसकी हमने कितनी पहाड़ियां देखी, ये 3 पहाड़ियां हैं, 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं और ये कितने राज्यों में विस्तृत हैं, तो ये 4 राज्यों में विस्तृत देखने के लिए मिलती हैं, 4 राज्यों में। इसके अलावा ये 4 राज्य कौन से हैं, तो हमेशा याद रखें कि इनमें आता है, सबसे पहले तो इनमें दिखाई देते हैं आपको, अब पहाड़ियों के नाम मैंने आगे लिख दिए हैं, तो इनमें सबसे पहले यदि मैं वेस्ट टू ईस्ट इनका ऑर्डर लिखता हूं तो गुजरात, गुजरात के पश्चात महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के पश्चात मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चात हमें देखने के लिए मिलता है छत्तीसगढ़। अब इन सभी में जो मैक्सिमम इनकी लंबाई है, यानी कि अधिकतम लंबाई इसकी कहां पर है, तो हमेशा याद रखें कि अधिकतम लंबाई हमें देखने के लिए मिलेगी, अर्थात मैक्सिमम ये कहां पर है, अधिकतम कहां पर है, एक सेकंड, ये मैक्सिमम कहां है, तो ये एमपी में है, ठीक है। और इसकी हाईएस्ट पीक यानी कि इसकी सर्वोच्च चोटी, तो यहां पर नोट करके मैं लिखता हूं, इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है धूपगढ़। अब ये सभी डेटा आगे आएगा, तो सर्वोच्च चोटी है इसकी धूपगढ़ चोटी। चलिए अब जरा इसके बारे में हम अध्ययन करना चालू करते हैं अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन मैप, है ना। ये धूपगढ़ कहां पर है, तो इन सभी के बारे में आगे डिस्कशन मैं करने वाला हूं। क्लियर, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, तो ये था सतपुड़ा के बारे में एक मोटा मोटा अध्ययन। अब जो भी इंपॉर्टेंट डेटा आएगा यहां पर लिखने लायक मैं उसको यहां पर नोट डाउन कर दूंगा। सबसे पहले यदि इन 3 पहाड़ियों के बारे में अध्ययन किया जाए, याद रखें कि यह है राजपीपला पहाड़ी और यदि राजपीपला पहाड़ी के बारे में हम बात करते हैं तो ये सीमा बनाती है
अर्थात ये बॉर्डर डिसाइड करती है या फिर सीमा निर्धारित करती है दो राज्यों के मध्य। और कौन से हैं ये दो राज्य? तो एक आता है मध्य प्रदेश तथा एक आपको देखने के लिए मिलता है महाराष्ट्र। एमपी व महाराष्ट्र की ये सीमा निर्धारित करती है। क्लियर है? अब इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? तो नहीं, ना ही एनवायरमेंट की दृष्टि से इसमें कुछ इंपॉर्टेंस आती है और ना ही अन्य दृष्टि से इसमें कोई इंपॉर्टेंट डेटा हाल ही में विद्यमान है। हाँ, इन फ्यूचर की बात करें तो हो सकता है कि आगे कोई डेटा आ जाए, तो यदि आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसी प्रकार यदि हम देखें तो यह है राजपीपला और महादेव। राजपीपला और महादेव के मध्य में आपको एक दर्रा देखने के लिए मिलेगा। अब कालांतर में यही दर्रा था, एकमात्र स्थान यह था जिसके द्वारा आप दक्षिण भारत में प्रवेश कर सकते थे। दैट इज वाई इसको कहा जाता है दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार और इसका नाम है बुरहानपुर दर्रा। बुरहानपुर दर्रा। और ये किन किन श्रेणियों या फिर किन किन रेंजेस के मध्य आता है? तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि राजपीपला और महादेव के मध्य में ये देखने के लिए मिलेगा। अब एक्चुअल में होता ये था कि जो नदन में एम्पायर्स थे या फिर जो उत्तरी भाग में शासक थे या फिर जितने भी राजवंश थे, जब उनको दक्षिण भारत में आक्रमण करना होता था तो यहां पर दक्षिण भारत में आने के लिए उनको दो महत्वपूर्ण श्रेणियों से गुजरना पड़ता था। एक तो हो जाती है विंध्याचल, एक तो हमें दिखाई देती है विंध्याचल, और विंध्याचल के अलावा यहां दिखाई देती है हमको सतपुड़ा। यानी कि इन दो श्रेणियों को, इन दो वृहद श्रेणियों को पार करते हुए इन्हें आना होता था कहां? दक्षिण भारत में। इनको पार करने का कोई मार्ग नहीं है, इनको पार करने का एक ही मार्ग है कि अपने घोड़ों को दौड़ाओ और ऐसे आप आओ। अब इसके लिए काम आता था क्या? यह सतपुड़ा पर्वत पर स्थित यह बुरहानपुर दर्रा, अर्थात यह हेल्प करता था दक्षिण भारत में प्रवेश के लिए और यह एकमात्र स्थान था। क्लियर? और इसीलिए इसको क्या संबोधित किया जाने लगा? तो याद रखें, इसे ही इसलिए कहा जाने लगा दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार। एक सेकेंड, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार। और इसी के द्वारा फिर विभिन्न राजवंशों ने आक्रमण किया दक्षिण भारत में, या फिर यूं बोलूं आक्रमण करना प्रारंभ किया दक्षिण भारत में। क्लियर? चलिए भाई, अब इसके बारे में एक अलग कहानी आपको हिस्ट्री में देखने के लिए मिलती है। यानी कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में इसी बुरहानपुर दर्रे का जिक्र आता है और इसी बुरहानपुर दर्रे को और भी कई नामों से संबोधित किया जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए, अब इतने के पश्चात हम आते हैं अपनी नेक्स्ट रेंज पर जिसका नाम है महादेव श्रेणी। और यदि महादेव श्रेणी की हम बात करें तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहीं पर इसकी सबसे ऊंची चोटी, या फिर मैं बात करूं तो सर्वोच्च शिखर, इसका सर्वोच्च शिखर जिसका नाम है धूपगढ़, पीछे बताया था मैंने, सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है। और ये धूपगढ़ आता कहां पर है? तो ये धूपगढ़ आपको दिखाई देता है बेसिकली पचमढ़ी वाले रीजन में, यह आता है पचमढ़ी के समीप। इसको मैं सेट कर दूंगा बाद में। यह हमें देखने के लिए मिलता है पचमढ़ी। और पचमढ़ी कहां पर आता है? तो पुराना नाम होशंगाबाद और नया नाम आप पाएंगे इसका, यानी कि संभाग का, नर्मदापुरम संभाग। यह हमें देखने के लिए मिलता है नर्मदापुरम संभाग में। और यहीं पर हमने बेसिकली बनाया हुआ है क्या? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब आप देखिएगा कि यहां पर हम इंटरलिंकिंग कर रहे हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी की ही इंटरलिंकिंग फिर बाद में हम कर रहे हैं किसके साथ? एनवायरमेंट के साथ। यानी कि एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में ही क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी हम जान रहे हैं। अब एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे, इसकी समस्या भी देखेंगे और साथ में ज्योग्राफी तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो ये जो ओवरलैपिंग होती है ये यूपीएससी में बहुत ज्यादा मायने रखती है। और जो आपको आंसर राइटिंग करनी रहती है इसी के, यानी कि एक टॉपिक उठाया उसके चारों ओर जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं आपने सब कुछ एक खंड में बांट के रख दिया कि सर यहां पर ये डेटा है। अब आपने उसमें एनवायरनमेंट भी जोड़ा, उसमें ज्योग्राफी तो है ही, उसमें जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसमें जियोपॉलिटिकल तो है नहीं, हाँ नॉर्थ ईस्ट में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आता है। जब आप तटीय क्षेत्रों को पढ़ते हैं तो वहां पर जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आता है। तो आप हर डायमेंशन को क्लियर करके चलें, यानी कि यूपीएससी है ये, यूपीएससी हर डायमेंशन चाहती है। तो यहां पर हर डायमेंशन के हिसाब से हम अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो
हमने इसकी महत्वपूर्णता के बारे में डिस्कशन किया और महत्वपूर्णता के बारे में डिस्कशन के पश्चात हम आ गए नेक्स्ट टॉपिक पर। अब यहां पर आपको याद रखना है कि ये जो पचमढ़ी है, यहीं पर हमने बना रखा है, एक सेकेंड, यहीं पर हमने स्थापित कर रखा है क्या, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को मैं ऊपर लिख रहा हूं, है ना, या फिर नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। तो यहां पर याद रखें कि अब ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, और यदि बात की जाए इस पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की, तो हर बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आप स्थापना किसकी करते हैं, आप स्थापना करते हैं बेसिकली वहां पर नेशनल पार्क्स की, और साथ में अर्थात राष्ट्रीय उद्यान और साथ में वन्य जीव अभ्यारण्यों की। तो यदि हम पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये कितने संभागों या फिर मैं यूं बोलूं कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों में अवस्थित है। तो सबसे पहली बात इसमें इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये आपको 3 जिलों में अवस्थित देखने के लिए मिलेगा। और कौन से हैं ये 3 जिले, तो अब आप एटलस उठाइए और जरा मार्किंग भी कर लीजिए। तो सबसे पहले आता है नर्मदापुरम संभाग, जिसका पुराना नाम है होशंगाबाद। नेक्स्ट आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर छिंदवाड़ा, जिसका नया नाम पुराना नाम दोनों ही छिंदवाड़ा ही है। और नेक्स्ट हमको देखने के लिए मिलता है यहाँ बैतूल, यानी कि ये इतने 3 जिलों में आपको अवस्थित देखने के लिए मिलता है क्या, ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। सेकेंड बात कि ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको वर्ष 2009 में यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जगह दी है। दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। और साथ में यह पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जाना जाता है अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए, और साथ में यह जाना जाता है विश्व के सबसे पुराने सागौन के वृक्षों के लिए, यानी कि वाई इट इज फेमस फॉर। तो याद रखें कि यह सागौन के वृक्षों के लिए फेमस है, सागौन के वृक्ष के लिए ही जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि सागौन के वृक्ष केवल और केवल इसी एरिया में या फिर इसी क्षेत्र में विद्यमान है, परंतु हां कुछ विशेषता इनकी है। जैसे यहां पर विश्व के सबसे पुराने सागौन के वृक्ष आपको देखने के लिए मिलेंगे बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य में। दैट इज वाई हमने क्या बोला कि सागौन के वृक्षों के लिए यह क्षेत्र जाना जाता है। चलिए आगे प्रारंभ करते हैं, और यदि आगे हम समझने का प्रयास करें तो जहां पर भी बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व होता है वहां पर बनाते क्या है हम, राष्ट्रीय उद्यान, और साथ में क्या बनाते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो सेम हमने किया है किसके साथ, इस पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के साथ भी। तो यदि आप इस एरिया को देखेंगे तो यहीं पर आपको स्थित देखने के लिए मिलता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब यदि बात की जाए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, तो एमपी को बेसिकली कहा जाता है टाइगर स्टेट। तो मेनली ये फेमस हुआ टाइगर के लिए, और साथ में ये किस किस के लिए फेमस हो सकता है। तो याद रखें कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का इसे कोर जोन माना जाता है। अब ये कोर जोन क्या होता है, तो जब भी किसी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की जाती है तो उसमें एक होता है कोर जोन और एक होता है बफर जोन। तो ये जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये बेसिकली कोर जोन की कैटेगरी में आता है बच्चों। और यहीं पर कुछ अभ्यारण्य भी हैं, और कौन से हैं ये अभ्यारण्य, तो इनमें एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका नाम ही है पचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य, पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य। और नेक्स्ट आपको देखने के लिए मिलेगा यहां पर, इसको मैं ए नंबर दे देता हूं, ए, और बी आपको देखने के लिए मिलता है यहीं पर बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको मैं वन्य जीव अभ्यारण्य। और यही बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य बेसिकली जाना जाता है विश्व के सबसे पुराने सागौन के वृक्षों के लिए, यानी कि जो अभी हमने डिस्कशन किया था ना वो इसी बोरी वन्यजीव के लिए था, परंतु ये आता है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। दैट इज वाई आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि भाई यही पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य अपने सागौन के वृक्षों के लिए जाना जाता है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। और याद रखें कि इसी बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य से एक रिवर भी पास होती है, एक नदी भी निकलती है, और इस नदी का नाम क्या है, तो यहां से पास होती है बेसिकली तवा नदी, यानी कि ये तवा नदी गुजरती है। और शायद आपको पता हो
कि ये तवा किसकी सहायक नदी है, तो ये तवा सहायक नदी है नर्मदा नदी की। अब नर्मदा नदी का डिस्कशन आगे आने वाला है, दैट इज वाई अब मैं इसका डिस्कशन यहां पर नहीं करूंगा। देखना, आपने एक टॉपिक पकड़ा था और एक टॉपिक के कितने डायमेंशन आपने यहां पर निकाले, क्लियर। यानी कि यहीं पर आपने थोड़ा सा एनवायरनमेंट को भी टच किया, एनवायरनमेंट को टच करने के अलावा अब आपने वहां से रिवर्स भी निकाल ली, और रिवर्स के बारे में अब जो रिवर इंपॉर्टेंट है आपने उसके बारे में भी जानना प्रारंभ किया। यहीं पर याद रखें कि ये जो हमने पढ़ा है, यानी कि यहां महादेव पहाड़ी, तो महादेव पहाड़ी पर ही, महादेव पहाड़ी के आसपास ही आपको दिखाई देती है मुल्ताई की पहाड़ियां। इसी के आसपास हमको नजर आती हैं मुल्ताई की पहाड़ियां। और ये मुल्ताई पहाड़ी क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, यानी कि बैतूल पठार दिखेगा, बैतूल पठार के आसपास आपको मुल्ताई की पहाड़ियां नजर आएंगी, और इसी मुल्ताई की पहाड़ियों से बेसिकली निकलती एक रिवर या फिर उद्गम होता है एक नदी का। और ये नदी कौन सी मानी जाती है बच्चों, तो इसको कहा जाता है ताप्ती नदी। ये है हमारी ताप्ती नदी। और याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत में दो ही नदियां या फिर कुछ मेजर रिवर्स हैं जो कि प्रायद्वीपीय भारत के ढाल के विपरीत डायरेक्शन में प्रवाहित होती हैं। और विपरीत डायरेक्शन क्या, तो जरा यहां पर याद करिए कि पहली क्लास में हमने क्या देखा था कि यदि ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत, तो इस प्रायद्वीपीय भारत का जो स्लोप है ये एक्चुअल में जनरली आपको ईस्टर्न डायरेक्शन में देखने के लिए मिलेगा, अर्थात पूर्व की ओर, बंगाल की खाड़ी सागर की ओर देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए जितनी भी नदियां यहां से गुजरती हैं वे अपना मुहाना बनाती हैं बंगाल की खाड़ी सागर में। और इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ है कि प्रायद्वीपीय भारत का ढाल आपको पूर्व में बंगाल की खाड़ी सागर की ओर देखने के लिए मिलता है। और साथ में याद रखिएगा कि यहीं पर जब आप नर्मदा और ताप्ती नदियों को देखते हैं तो नर्मदा और ताप्ती नदियां प्रायद्वीपीय भारत के विपरीत ढाल की ओर अर्थात पश्चिम की ओर ये प्रवाहित होती हैं। इसीलिए ये मेजर रिवर्स मानी जाती हैं, और जिनमें ये दोनों ही नदियां मुहाना कहां बनाती हैं, अपना खंबात की खाड़ी में, याद रखिएगा, है ना। अभी आप जाएंगे एटलस उठाइएगा और एटलस में उसको मार्क करिएगा कि खंबात की खाड़ी में ये नदियां अपना मुहाना बना रही हैं। अब इसको मैं सेट कर देता हूं कि हमने जितना भी डेटा लिखा ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा, और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं, नाम है ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार। और अब हम आते हैं अपनी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी पर, अर्थात दैट इज कॉल्ड मैकाल श्रेणी। अब देखिएगा, जिस प्रकार राजपीपला मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बना रही थी, इसकी बॉर्डर क्रिएट कर रही थी, ठीक उसी प्रकार आप पाएंगे कि ये जो मैकल पहाड़ी है यह भी दो राज्यों की सीमा निर्धारित कर रही है। और ये दो राज्य कौन से हैं, तो एक आता है एमपी व एक आता है छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है कौन सी पहाड़ी, ये मैकल पहाड़ी। और इस मैकल पहाड़ी की जो सर्वोच्च शिखर है इसे माना जाता है अमरकंटक शिखर। इसका जो सर्वोच्च शिखर माना जाता है यह है हमारा अमरकंटक शिखर। जस्ट अ सेकेंड, ये इसका सर्वोच्च शिखर है। अब मैंने यहां पर ड्रॉ क्यों किया है, तो जरा अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि ये जो अमरकंटक है ना, ये अमरकंटक दो राज्यों में है, यानी कि एक आता है ये एमपी में और एक आपको देखने के लिए मिलेगा ये छत्तीसगढ़ वाले रीजन में। अब इसी अमरकंटक को छत्तीसगढ़ में कहा जाता है अचानक मार। तो यदि आपसे अचानक मार पूछा जाए या फिर अमरकंटक पूछा जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि दोनों वास्तविकता में एक ही हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण भारत में कुछ ही स्थान हैं ऐसे जहां पर आपको नदियों के दृष्टिकोण से अरीय प्रकार का अपवाद प्रतिरूप देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली इस अमरकंटक वाले स्थान पर आपको एक अपवाह प्रतिरूप देखने के लिए मिलता है और इसका नाम है अरीय अपवाह प्रतिरूप। इसका नाम है अरीय अपवाह प्रतिरूप। अच्छा, अरीय अपवाह प्रतिरूप होता क्या है, तो ऐसा स्थान, यानी कि मान लीजिए एक ऐसा स्थान है जैसे मानसरोवर है। तो मानसरोवर वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि वहां से 4-5 नदियों का उद्गम होता है जो कि अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं। तो एक्चुअल में अरीय प्रकार का अपवाह प्रतिरूप वह स्थान होता है या फिर उस स्थान पर मिलता है जहां से अलग अलग दिशाओं में नदियों का उद्गम हो। जैसे यदि मैं अमरकंटक की बात करता हूं तो अमरकंटक को बेसिकली यदि आप देखेंगे
है ना। यहां पर यदि मैं अमरकंटक की बात करता हूं तो अमरकंटक क्षेत्र से अलग अलग नदियां निकल रही हैं, ठीक है। जैसे यहीं से आपको एक नदी उद्गम लेती हुई नजर आती है, और ये नदी कौन सी है, तो इस नदी को बेसिकली कॉल किया जाता है सोन। और ये सोन नदी सहायक नदी है या फिर ट्रिब्यूटरी है किसकी, ये सोन नदी सहायक नदी है ऊपर से आने वाली गंगा नदी की, यानी कि सोन और टूंस डायरेक्टली अपना जल किस में गिराती हैं, डायरेक्टली अपना जल गिराती हैं गंगा नदी में। और इसी के पश्चात यदि आप एक और रिवर को देखेंगे तो यहीं पर एक और नदी है जिसका नाम है नर्मदा, और ये नर्मदा डायरेक्टली जा रही है और साथ में ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवाहित होते हुए ये भरूच के समीप अपना मुहाना बना रही है। कहां पर, भरूच से लगभग 30 किलोमीटर दूर अंकलेश्वर के पास ये अपना मुहाना बना रही है। इस बात को मैं लिख भी देता हूं, यदि आप देखेंगे तो यहीं से अमरकंटक में, अब अमरकंटक में भी कहां है तो याद रखें कि सतपुड़ा पहाड़ी है, और सतपुड़ा के उत्तर में आपको दिखाई देगी विंध्याचल पहाड़ी। तो सतपुड़ा और विंध्याचल जहां पर मिलती हैं एक्चुअल में, यहां पर निर्मित होता है एक कुंड जिसका नाम है नर्मदा कुंड। ये नर्मदा कुंड इंपॉर्टेंट है, और इस नर्मदा कुंड से निकलती है ये नर्मदा नदी, और फिर ये पश्चिम दिशा की ओर जाती है, और पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए यदि मैं इंडिया के मैप में इसको दर्शाने का प्रयास करता हूं तो याद रखें, यदि अकॉर्डिंग टू इंडियन मैप मैं बात करूं तो यह है नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, यहां पर यह वेस्ट बंगाल वाला, यह है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड देन यहां से साउथ इंडिया, और ये पूरा का पूरा इंडिया है ना। मोर और लेस एक रफली मैप यहां पर मैंने ड्रॉ किया है। तो जब आप देखेंगे तो यहां से निकल रही है नर्मदा, और ये जा रही है गुजरात के इस वाले पोर्शन में, अर्थात यहां पर है खंबात की खाड़ी। यहां पर आपको दिखाई देता है भरूच जिला, और भरूच जिले से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर आपको दिखाई देता है अंकलेश्वर, और यहीं पर बना हुआ है क्या, इस नर्मदा नदी का मुहाना। और ये एरिया कौन सा है, तो बेसिकली इसे कॉल किया जाता है खंबात की खाड़ी वाला एरिया, ठीक है। और साथ में याद रखें कि यही नर्मदा नदी को जीवनदायिनी कहा जाता है। एक तो एमपी के संदर्भ में सभी को याद रहता है, पर याद रखना गुजरात की भी सीमा रेखा कहलाती है नर्मदा नदी। इसको कई लोग प्यार से रेवा नदी भी नाम देते हैं, क्लियर। तो ये रेवा नदी बेसिकली एमपी वाले रीजन में चलता है, वो भी महाकौशल वाले एरिया में, जो काफी महत्वपूर्ण रिवर मानी जाती है। यानी कि यहां पर यदि हम बात करें तो नर्मदा नॉट ओनली एमपी, नॉट ओनली गुजरात, परंतु यदि हम नर्मदा की बात करते हैं तो नर्मदा पूरे भारत में भी जानी जाती है। और ये क्यों, क्योंकि ये पूरे भारत की 5th सबसे बड़ी, यानी कि 5th लॉन्गेस्ट, यदि हम अकेले प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, और प्रायद्वीपीय भारत में भी उन नदियों की जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं, तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली ये सबसे बड़ी है। और साथ में यदि हम अकेले एमपी की बात करते हैं तो एमपी की ये सबसे बड़ी है, एमपी की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है ये नर्मदा। और इसी पर प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, ये भी स्थित है ना। और साथ में याद रखें कि ये जो अमरकंटक की हम बात कर रहे हैं बेसिकली, जहां पर अरीय प्रकार का अपवाह तंत्र आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो ये अमरकंटक किस जिले में आता है, तो याद रखिएगा कि ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में आपको देखने के लिए मिलेगा, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। यानी कि दो नदियां तो ये हो गई, एक हो गई हमारी कौन सी, एक हमें देखने के लिए मिली जो है सोन, और ये सोन सहायक नदी है किसकी, गंगा नदी की। सोन सहायक नदी है गंगा नदी की, यानी कि ये नदन डायरेक्शन में जा रही है। एक हमको देखने के लिए मिली नर्मदा, जो कि जा रही है और खंबात की खाड़ी में भरूच के पास अपना मुहाना बना रही है। और एक और नदी आपको देखने के लिए मिलेगी जिसका नाम है जोहिला, और ये जोहिला अपना जल गिरा रही है एक्चुअल में किस एरिया में, तो ये गिरा रही है अपना जल एक्चुअल में बंगाल की खाड़ी सागर में, क्लियर। तो इसीलिए यदि आप देखो तो ये 3 नदियों का क्षेत्र है, 3 नदियां अलग अलग डायरेक्शन में ओरिजिनेट हो रही हैं, 3 नदियां अलग अलग डायरेक्शन में उद्गम ले रही हैं। दैट इज वाई इसे क्या कहा जाता है, ये बनाता है एक प्रकार का अरीय अपवाह प्रतिरूप, अपवाह तंत्र नहीं, यह अरीय अपवाह प्रतिरूप बनाता है। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस, बहुत ज्यादा नहीं पर हाँ डिफरेंस होता है, क्लियर है भाई। अब यहां पर याद रखो कि एक्चुअल में यही एक स्थान है ना, यानी कि पूरे भारत में ये आप देखोगे तो यही एकमात्र स्थान है जहां से बंगाल की खाड़ी सागर के लिए भी नदियां निकलती हैं और साथ में अरब सागर के लिए भी नदियां निकलती हैं। एकमात्र स्थान जहां से बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी सागर
व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी सागर व अरब सागर दोनों के लिए नदियों का उद्गम होता है। दोनों ओर नदियां जाती हैं, क्योंकि जो बेसिकली वेस्टर्न घाट से निकलती हैं या फिर पश्चिमी घाट पर्वत से जो नदियां निकलती हैं, ठीक है, वो तो डायरेक्टली या तो चली जाती हैं अरब सागर में या फिर चली जाती हैं कहां पर, बे ऑफ बंगाल में, पूरे प्रायद्वीपीय भारत में प्रवाहित होते हुए, परंतु उनका उद्गम स्थल अलग अलग होता है। गोदावरी और साथ में मांडवी नदी का उद्गम स्थल एक नहीं है, बहुत ज्यादा अलग है। तो एकमात्र स्थान जहां से एक ही भाग से नदियां निकल रही हैं और एक ही भाग से नदियां निकलने के परिणाम स्वरूप अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। दैट इज वाई मैंने यहां पर क्या बोला कि एकमात्र स्थान है। अब आगे आते हैं इसी में, तो जब आप आगे देखेंगे तो बेसिकली यहां पर जब आप मैकल पहाड़ी को देखते हैं ना, तो मैकल पहाड़ी वास्तविकता में एक अर्धचंद्राकार पहाड़ी के रूप में आपको दिखाई देती है। अर्धचंद्राकार पहाड़ी क्या है भाई? तो इसका मतलब होता है कि इसका जब आप आधा भाग देखेंगे, यानी कि अर्धचंद्राकार का अर्थ है कुछ इस प्रकार से कि यह है अर्धचंद्राकार भाग, और यहां पर इसके पश्चिमी भाग में आपको नजर आएगा एमपी, यानी कि इस वाले रीजन की यदि मैं बात करता हूं तो यहां आपको देखने के लिए मिलता है एमपी वाला रीजन। और जब आप पूर्वी भाग की बात करते हैं तो इसके लगभग पूर्व में, लगभग की बात कर रहा हूं मैं, है ना, इसके लगभग पूर्वी भाग में आपको दिखाई देता है छत्तीसगढ़ वाला रीजन, और ये पूरी आपको अर्धचंद्राकार फॉर्म में दिखाई देगी। तो ये है हमारा छत्तीसगढ़ वाला रीजन और ये आता है हमारा एमपी वाला रीजन। इज दैट क्लियर? और यदि इतना क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जब अमरकंटक है तो यहां पर भी एक बायोस्फीयर रिजर्व होगा, और इस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है बेसिकली अमरकंटक। अमरकंटक, और इसी को हम छत्तीसगढ़ में क्या नाम दे रहे हैं? अचानक मार। तो अमरकंटक अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व। और मैंने क्या बताया था कि कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व होगा तो वहां पर हम क्या बनाएंगे? राष्ट्रीय उद्यान। परंतु यहां राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां इंपॉर्टेंट क्या है? यहां इंपॉर्टेंट है यहां की समस्याएं। तो सबसे पहले तो यहां की विशेषता जान लेते हैं। यदि आप अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व को देखेंगे तो बेसिकली ये क्षेत्र जाना जाता है अपने उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के लिए। उष्ण कटिबंध पर्णपाती वनों के लिए फेमस है। और इसमें आते कौन से मेनली वृक्ष हैं? तो याद रखिएगा, सागौन आता है, शीशम आता है, तेंदू आता है, ये सभी यहाँ के इंपॉर्टेंट वृक्ष हैं। और यहाँ पर कई ऐसे भी वृक्ष हैं जिनका प्रयोग किया जाता है लघु उद्योग के लिए। दैट इज, यदि आप तेंदू पत्ता को देखेंगे तो तेंदू पत्ता से बनाई जाती है क्या? बीड़ी। तो यहां पर तेंदू पत्ता जाना जाता है बीड़ी उद्योग के लिए, जो कि एक लघु उद्योग का विषय है, यानी कि एमएसएमई है ये। क्लियर? तो यहां पर कुछ लघु उद्योग के केंद्र से संबंधित स्थान भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए इसके बाद अब यहीं से चालू होती हैं समस्याएं। किसकी? सतपुड़ा पर्वत की। और समस्या क्या है भाई? तो यहां पर याद रखें कि द हिंदू में भी यह आर्टिकल आया था कि क्या एमपी पुनः नरभक्षी की समस्या से ग्रसित है। तो यहां पर आपको एक समस्या देखने के लिए मिलेगी जिसका नाम है मैन ईटर की समस्या। मैन ईटर की समस्या। और ये मैन ईटर की समस्या क्या है भाई? तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि पूरे इंडिया में कितने टाइगर अकर कर रहे हैं या फिर कितने बाघ मौजूद हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर आया एमपी का। तो इसीलिए हमने टाइगर स्टेट का दर्जा भी किसको दिया है? टाइगर स्टेट। इसका दर्जा हमारे एमपी के पास है। और जब ये दर्जा एमपी के पास है तो याद रखिएगा कि यहां पर एक समस्या भी है जिसको कहा जाता है मैन ईटर की समस्या। यानी कि जब कोई पशु नरभक्षी हो जाता है, यह जानवरों को छोड़कर ज्यादा हत्याएं हम नहीं बोल सकते, परंतु वहां ज्यादा शिकार करने लगता है यदि ये मानव का, तो इसे कहा जाता है नरभक्षी की समस्या। और ये नरभक्षी की समस्या पहली बार आपको शॉकिंग लगेगा पर अमरकंटक वाले एरिया में ही देखने के लिए मिलेगी थी, है ना। यानी कि सबसे पहले यदि कहीं पर नरभक्षी की समस्या देखी गई थी तो यही अमरकंटक वाले एरिया में, यानी कि इसी के आसपास अनूपपुर वाले एरिया में। इवन ऐसा भी कहा जाता है और ये रिसर्च भी है कि भाई यहां पर जो फॉरेस्ट गार्ड थे जो कि अपनी ड्यूटी कर रहे थे, एक रात में
पूरे के पूरे थाने को इन्होंने गायब कर दिया था, यानी कि इस मैन ईटर की समस्या ने यहां पर बाघों ने उनका शिकार कर लिया था। ऐसी कई और हो सकता है ये पटकथाएं हो या फिर हो सकता है ये सत्य ना हो, परंतु हाँ ऐसी कई और कहानियां इस क्षेत्र में प्रचलित है, क्योंकि समय समय पर यहां पर मैन ईटर की समस्या देखी जाती है। और इसका मेन कारण क्या है कि यदि आप अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व को देखते हैं तो यहां के मुख्य पशु ही कौन है? यहां के मुख्य पशु विश्व के सबसे खतरनाक जीव माने जाते हैं, जिनको हम नाम देते हैं बाघ, हाथी, रीछ, है ना। यहाँ के सबसे प्रमुख जीव यानी कि बाघ हो सकते हैं, हाथी हो सकते हैं, बाघ हैं, हाथी हो सकते हैं, क्या हैं, क्लियर। यहीं पर आते हैं रीछ, और यहीं पर आपको देखने के लिए मिलेंगे ब्लैक पैंथर जैसे जीव, ब्लैक पैंथर जैसे जीव। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जीव माने जाते हैं, है ना, और ये बहुत खतरनाक कैटेगरी में आते हैं। तो जब इतने खतरनाक कैटेगरी के पशु जीव मानव अधिवास में प्रवेश कर जाएंगे तो बट ऑब्वियस है ये नरभक्षी होंगे। अब मैंने आपके साथ एक बात शेयर की थी कि एक्चुअल में हम ये बोल जरूर रहे हैं कि ये पशु या फिर ये जीव मानव अधिवास में प्रवेश कर गए, ह्यूमन सेटलमेंट वाले एरिया में ये प्रवेश कर गए, परंतु ये पूर्णतः सत्य नहीं है। और ये पूर्णतः सत्य क्यों नहीं है? क्योंकि मानव की लालच, मानव की जितनी भी लालसा है, वो जैसे जैसे अपना विकास कर रहा है तो वो इन जीव जंतुओं के एरिया में जा रहा है। ये नहीं आ रहे हैं। आप जंगलों को काट कर वहां पर आप बना रहे हैं विभिन्न प्रकार के मानव अधिवास से संबंधित इमारतें, है ना, ये सभी कुछ आप बना रहे हैं। तो एक्चुअल में आपने जंगलों को काटा ना, और जंगलों को काटने पर ये जीव जंतु जाएंगे कहां? तो एक्चुअल में ये जीव जंतु मानव अधिवास में नहीं आए हैं, हम चले गए हैं उनके एरिया में। दैट इज वाई वो हमारे सामने घूमते हुए नजर आ रहे हैं और वो अपने बचाव के लिए वहां पर वार कर रहे हैं, है ना। तो याद रखिएगा कि यह अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जाना जाता है मेनली किसके लिए? इन मैन ईटर की समस्या के लिए। और यहां पर यही क्षेत्र देता है हमें टाइगर स्टेट का टाइटल। दूसरे स्थान पर आता है कर्नाटका, क्लियर। तो सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं यहां वापस से कि हमने आज सतपुड़ा माउंटेन को पढ़ना स्टार्ट किया था। सबसे पहले इसके बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन हमने लिया, यहां पर हमने भरिशुत्तान पर्वतों को जाना, फिर हमने सतपुड़ा पहाड़ी की सतपुड़ा पर्वत की 3 चोटियों के बारे में जाना और इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा है उसके बारे में डिस्कशन किया। देन हमने इसके बायोडाइवर्सिटी के अनुसार इसके पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करने का प्रयास किया। अब यहां पर यदि मुझसे कोई टॉपिक रह गया है तो उसको मैं अगले वीडियो में इसको कवर करने का प्रयास करूंगा। वैसे तो ये पूरा सतपुड़ा माउंटेन यदि इतना पढ़ लिया है तो आपके माइंड में ये पूरा सेटल डाउन हुआ होगा, ये मेरी उम्मीद है। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट करने का प्रयास करिएगा और अपना रिस्पॉन्स यहां पर जरूर देकर जाइएगा। यही हमारा मोटिवेशन रहेगा। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।